हाय एवरीवन, वेलकम टू स्किल वेदा। यूनिट नंबर 2 प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए ये वीडियो अल्टीमेट है। इसमें एमसीक्यूज हैं, पीवाईक्यूज हैं, नोट्स हैं, पिछले 5 साल के पेपर के एनालिसिस हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, वन शॉट एग्जाम रिवीजन है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिल्म मेकिंग का प्रोसेस क्या होता है। इसमें 3 स्टेजेस होती है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में तुम्हारा होता है स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रीन प्ले डेवलपमेंट, कास्टिंग एक्टर्स एंड हायरिंग क्रू, लोकेशन को स्काउट करना, सेट को डिजाइन करना, बजटिंग करना और फाइनेंस को सिक्योर करना। ये किस में आ जाता है? प्री प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन जो शूटिंग का स्टेज होता है उसमें आता है एक्चुअल फिल्मिंग ऑफ सीन्स। जब सीन्स फिल्म होते हैं, एक्टर को डायरेक्ट करना, सिनेमेटोग्राफर को डायरेक्ट करना, साउंड को हैंडल करना, लाइटिंग को हैंडल करना और विजुअल्स को हैंडल करना, इंप्रोवाइजेशन करना एज पर द रिक्वायरमेंट्स। और जो पोस्ट प्रोडक्शन होता है ना, उसमें एडिटिंग एंड सीक्वेंसिंग शॉट्स होते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स को तुम ऐड करते हो एनिमेशंस के साथ, साउंड मिक्सिंग करते हो, डबिंग करते हो और फाइनल रिलीज प्रिंट को तुम क्रिएट कर देते हो। जो फिल्म प्रोसेसिंग स्टेप्स पे लाइट्स एक्सपोज रियल रील्स, फिल्म्स शाइन मैग्निफिसेंटली फिनिश्ड। इससे याद रख लेना सारे स्टेप्स। हर लेटर जो इस सेंटेंस में है वो एक स्टेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइट से होता है लैब रिसीव द फिल्म, ई मतलब एक्सपोज, एक्सपोज्ड फिल्म जो है वो नेगेटिव्स में डेवलप होती है। आर का मतलब है रियल, जो रशेस पॉजिटिव्स होते हैं वो प्रिंट किए जाते हैं, व्यू किए जाते हैं। आर का मतलब है रील्स, जो रफ कट होता है वो क्रिएट किया जाता है एडिटिंग में। एफ का मतलब है फिल्म्स, फाइनल कट किया जाता है। एस का मतलब है शाइन, साउंड को सिंक्रोनाइज करो, मिक्स करो। एम का मतलब है मैग्निफिसेंटली, मिक्सिंग ऑफ साउंड विद विजुअल्स। और एफ का मतलब है फिनिश्ड, जो फाइनल रिलीज प्रिंट है वो मेड होता है विद इफेक्ट एंड टाइटल। अब आ जाओ टेलीविजन प्रोडक्शन पे। टीवी में कैसे प्रोडक्शन होता है, इसमें भी यही सेम स्टेजेस हैं, लेकिन इसके सब पॉइंट्स अलग हो गए। प्री प्रोडक्शन स्टेज में तुम्हें क्या करना है टीवी में? सबसे पहला आइडिया डेवलपमेंट एंड रिसर्च। सबसे पहले तुम्हें शो को कंसेप्चुअलाइज करना है, तुम्हें कॉन्सेप्ट बनाना है और अपनी टारगेट ऑडियंस को समझना है। दूसरा है स्क्रिप्ट राइटिंग, तुम्हें स्क्रीन प्ले लिखना है, तुम्हें डायलॉग लिखने हैं और तुम्हें प्रोग्राम को स्ट्रक्चर करना है। तीसरा है क्रू एंड टैलेंट कोऑर्डिनेशन, तुम्हें रोल असाइन करने हैं डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, एक्टर को, कैमरामैन को और टेक्नीशियन को। लॉजिस्टिक्स एंड प्लानिंग में तुम देखना इक्विपमेंट अरेंजमेंट तुम्हें करना है, कैमरा कहाँ है, लाइटिंग कैसे करना है, माइक्रोफोन है, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस है। प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम सिलेक्शन भी तुमको करना है कि कैसे तुम इंश्योर करोगे राइट लुक फॉर द प्रोग्राम। तुम लोकेशन स्काउटिंग करोगे, डिसाइडिंग बिटवीन स्टूडियो या ऑन लोकेशन शूट होगा। आप ट्रांसपोर्टेशन एंड अकोमोडेशन का भी ख्याल रखेंगे, लॉजिस्टिक्स को अरेंज करेंगे क्रू के लिए और इक्विपमेंट के लिए। नेक्स्ट देखो स्टोरी बोर्डिंग। स्टोरी बोर्डिंग क्या होता है? जब आप स्केच करते हो ना विजुअल फ्लो ऑफ सीन्स टू एंश्योर स्मूथ एग्जीक्यूशन, उसको बोलते हैं स्टोरी बोर्डिंग। स्केड्यूलिंग और ड्राई रन क्या होता है? जब तुम प्रोडक्शन टाइमलाइन को प्लान करते हो और उसको कंडक्ट करते हो, क्या रिहर्सल, उसे बोलते हैं ड्राई रन। अब आ जाओ प्रोडक्शन स्टेज पे, जो कि एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है। इसमें सिंपल सी बात है, कैमरा को सेटअप कर लो और फिल्मिंग चालू कर दो। मल्टीपल कैमराज में बी यूज्ड फॉर डिफरेंट एंगल्स एंड कंटिन्यूटी, तो अलग अलग कैमराज इस्तेमाल कर सकते हो तुम, एक से ज्यादा भी। एडजस्टमेंट इन लाइटिंग एंड फ्रेमिंग बिफोर शूटिंग, शूटिंग से पहले तुम्हें लाइटिंग और फ्रेमिंग का भी एडजस्टमेंट करना है। और साउंड एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करूं तो उसमें तुम्हें माइक्रोफोन को ऐसा पोजीशन करना है कि क्लियर डायलॉग जो है वो कैप्चर हो जाए और साउंड इफेक्ट जो है ना वो भी कैप्चर हो जाए। नेक्स्ट चीज आती है टैलेंट एंड क्रू मैनेजमेंट। इसमें क्या करते हैं, एक्टर परफॉर्म करता है स्क्रिप्ट के हिसाब से और डायरेक्टर जो उसको गाइड करता है। जो कैमरामैन होते हैं ना, जो टेक्नीशियन होते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि स्मूथ शूटिंग हो रही है कि नहीं। रिकॉर्डेड प्रोडक्शन में क्या होता है, लाइव टेलीकास्ट जो होता है वो रियल टाइम में होता है और रिकॉर्डेड प्रोडक्शन जो होता है उसमें मल्टीपल टेक्स लेने पड़ते हैं, मल्टीपल करेक्शंस होने पड़ते हैं। ऑन द स्पॉट इश्यूज को भी तुम्हें हैंडल करना पड़ सकता है, जैसे कि फिक्सिंग टेक्निकल फेलियर्स, लाइटिंग इश्यूज एंड एक्टर की गलतियां ड्यूरिंग द शूटिंग। अब बात आती है पोस्ट प्रोडक्शन की टीवी में। तो पहली चीज हो गई वीडियो को एडिट करना। तुम वीडियो को कट करोगे, अरेंज करोगे, एनहांस करोगे सीन्स को। क्यों? स्मूथ स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस के लिए। तुम ट्रांजिशंस को ऐड करोगे, विजुअल इफेक्ट्स ऐड करोगे और सीजीआई अगर जरूरत पड़े तो वो भी ऐड कर लोगे। दूसरा है साउंड मिक्सिंग एंड डबिंग। साउंड मिक्सिंग एंड डबिंग में आपको क्या करना है, सिंक्रोनाइज करने हैं डायलॉग्स को, बैकग्राउंड म्यूजिक को और साउंड इफेक्ट को। तुम्हें एडजस्ट करनी पड़ेगी वॉइस की क्लैरिटी और ऑडियो लेवल्स फॉर बेटर क्वालिटी। तीसरा देखो फाइनल टच। फाइनल टच में आपको क्या करना है, टाइटल को ऐड कर दो, क्रेडिट को ऐड कर दो, कैप्शन लगा दो और ग्राफिक्स भी ऐड कर दो। चेक कर लो एरर्स के लिए कोई कंटिन्यूटी इश्यूज तो नहीं आ रहे, कोई करेक्शंस तो नहीं हो रहे। और लास्ट में देखो रिव्यू एंड अप्रूवल। रिव्यू एंड अप्रूवल में तुम्हें क्या याद रखना है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जो एडिटर्स हैं वो फाइनल वर्जन जो तुम लेके आते हो ना उसका रिव्यू करते हैं ब्रॉडकास्ट करने से पहले। अब देखो न्यूज़पेपर प्रोडक्शन की बात। न्यूज़पेपर में प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या तुम्हें याद रखना है, डिपार्टमेंट्स याद रखने हैं। डिपार्टमेंट में सबसे पहली चीज है एडिटोरियल डिपार्टमेंट। जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट होता है ना वो न्यूज को गैदर करता है, प्रोसेस करता है। एडिटोरियल डिपार्टमेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, एडिट करने के लिए और डिजाइन करने के लिए क्या, न्यूज़पेपर को। रोल्स क्या क्या होते हैं ऐसे, पहला होता है एडिटर एंड असिस्टेंट।
जो करते हैं कंटेंट को सुपरवाइज और न्यूज कवरेज को गाइड। दूसरे होते हैं रिपोर्टर और कॉरेस्पॉन्डेंट, जो कि न्यूज को गैदर करते हैं अलग अलग सोर्सेज से, समझ रहे हो। नेक्स्ट है सब एडिटर या कॉपी एडिटर, जो कि एडिट करते हैं, रिफाइन करते हैं न्यूज को बिफोर प्रिंटिंग। और टास्क का मतलब है कि इंश्योर करता है वो कि एक्यूरेसी है, क्लैरिटी क्लियर है कि नहीं, ब्रांड आइडेंटिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं, और पेज लेआउट जो है डिजाइन तुमने ढंग से किया कि नहीं, हेडलाइंस ठीक है कि नहीं, और डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग तुमने इस्तेमाल करी इजी फॉर्मेटिंग के लिए और लेआउट के लिए, हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ये क्या करता है, पेपर के अंदर ना जो एड स्पेस होते हैं ना उसको बेचता है। ये एडवर्टाइजिंग के जो रेट होते हैं पेपर में जो तुम ऐड देखते हो ना, वो किस पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे। पहला सर्कुलेशन एंड रीडरशिप, कि कितना वो अखबार जो है सर्कुलेट होता है और क्या उसकी रीडरशिप है। अगर उस अखबार की रीडरशिप ज्यादा है ना तो उसका जो एड रेट है वो भी ज्यादा होगा। जैसे एक सवाल बनता है कि अंग्रेजी के अखबार का जो एडवर्टाइजिंग रेट है व्हाई इट इज हायर इन कंपैरिजन टू हिंदी न्यूज़पेपर्स और अदर रीजनल न्यूज़पेपर्स, क्योंकि भाई उसकी रीडरशिप हायर है। सेकेंड है ब्रांड वैल्यू। इंग्लिश डेलीज जो होते हैं वो चार्ज ज्यादा करते हैं रीजनल पेपर्स के मुकाबले में, तो ब्रांड वैल्यू पे भी डिपेंड करता है आपका एडवर्टाइजिंग रेट। अब आ जाओ सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में। अरे ये क्या करता है, ये करता है न्यूज़पेपर को इंश्योर करता है कि वो सही टाइम पे ना वेंडर पे पहुंच जाए, एजेंट के पास पहुंच जाए और रूरल एरियाज के पास पहुंच जाए। ये लॉजिस्टिक को हैंडल करता है ताकि तुम अपनी सारी कॉपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सको सुबह 4 बजे, तभी तो तुम्हारे हाथ में 6 बजे पेपर आ जाता है, हाँ या ना। द स्टेप बाय स्टेप न्यूज़पेपर प्रोडक्शन प्रोसेस। अभी अखबार प्रोड्यूस हो कैसे रहा है। स्टेप नंबर 1 है कंटेंट गैदरिंग। सबसे पहले तुम कंटेंट को इकट्ठा करो। न्यूज और एड जो है पूरे दिन इकट्ठी होती है, उसके अंदर होता है न्यूज रिपोर्ट्स, एडवर्टीजमेंट, फीचर एंड इंटरव्यूज और फोटोग्राफ्स एंड विजुअल्स। स्टेप नंबर 2 होता है एडिटोरियल प्रोसेसिंग एंड पेज का अरेंजमेंट। इसमें क्या होगा, पेज ऑर्डर किया जाएगा, हेडलाइन कहाँ लगानी है, स्टोरी कहाँ लगानी है, फीचर कहाँ लगाने, ऐड कहाँ लगाने और इमेजेस कहाँ लगानी है, वो सब आएगा आपका एडिटोरियल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में। एक न्यूज़पेपर होता है ना, वो एक फिक्स्ड फॉर्मेट फॉलो करता है जिससे कि रीडर्स को पहचान में आए, फेमिलियरिटी हो कि यार मैं एचटी पढ़ रहा हूँ, कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा हूँ, कि मैं द हिंदू पढ़ रहा हूँ, समझ में आया। नेक्स्ट देखो डेली वर्कफ्लो क्या है अखबार के ऑफिस क्या। भाई सुबह अगर तुम न्यूज़पेपर ऑफिस में काम करने लग जाओ तो तुम्हें सुबह क्या करना होगा, एडिटोरियल प्लानिंग करनी होगी। एडिटर की मीटिंग होगी, एडिटर मीटिंग के लिए बुलाएगा। उस मीटिंग में बैठे होंगे हेड ऑफ डिपार्टमेंट। कौन कौन भाई, एक फोटोग्राफी का हेड बैठेगा, एक फीचर्स का हेड बैठेगा, एक डेस्क का हेड बैठेगा, एक डिजाइनर का हेड बैठेगा, एक डेली न्यूज ब्यूरो का हेड बैठेगा। ये सब बंदे मिलकर डिस्कस करेंगे स्टोरीज एंड लेआउट। फिर होगा कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन चालू। फोरनून और आफ्टरनून में क्या होता है, कंटेंट क्रिएशन का काम होता है। इसमें देखो सबसे पहले फोटोग्राफ और ग्राफिक्स जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं कहानियों के लिए। न्यूज स्टोरी जो है उसको ट्रैक किया जाता है, सबमिट किया जाता है। सब एडिटर जो होता है ना वो न्यूज रिपोर्ट को एडिट करना शुरू कर देता है। मार्केटिंग टीम जो होती है वो एड की प्लेसमेंट डिसाइड करता है और वो डिजाइनर को दे देता है कि भाई ये एड यहाँ लगेगी। मेजर न्यूज स्टोरीज जो है वो 4:30 साढ़े 6 बजे के बीच में आ जाती है। और फाइनल जो अप्रूवल होता है ना कहानियों का कि कौन सा चीज भाई जो छपेगी अखबार में, वो हो जाता है 7 से 8 बजे के बीच में, खत्म कहानी। अब शाम को क्या होता है, इवनिंग टाइम में फाइनलाइज होता है लेआउट और प्रिंटिंग का काम। अब 6 बजे जब फाइनल न्यूज स्टेटस कंफर्म हो गया तो डिजाइनर क्या करता है, एड को प्लेस करेगा और फोटोग्राफ्स को प्लेस करेगा एज पर एडिटोरियल डायरेक्शन के हिसाब से। 9:30 बजे तक क्या काम होता है, सारे पेजेस फाइनलाइज होते हैं और सर्वर पर उसको अपलोड कर देते हैं। प्रिंटिंग रात में चालू हो जाती है, तब जाके अगले दिन सर्कुलेशन हो पाता है। और जो वीकेंड सप्लीमेंट होते हैं ना, जो संडे संडे आते हैं, वो फाइनलाइज होते हैं 3 दिन पहले डिस्ट्रीब्यूशन के। कितने दिन पहले, 3 दिन पहले, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट देखो, अब सीक्वेंस तुम कैसे याद रखोगे, प्लान करना, राइट करना, एडिट करना, प्रिंट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। अब बात करते हैं रेडियो प्रोडक्शन की। रेडियो फॉर्मेट्स कौन कौन से होते हैं, तो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं ना, पहला स्पोकन वर्ड और दूसरा वाला म्यूजिक वाला। तो स्पोकन वर्ड में क्या याद रखना है, न्यूज बुलेटिन, जो कि छोटे छोटे अपडेट्स होते हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय न्यूज के ऊपर। यूजुअली 5 से 15 मिनट के बीच में तुम्हें ये न्यूज बुलेटिन मिल जाएगा। सेकेंड इज टॉक्स। टॉक्स मीन्स इनफॉर्मल डिस्कशंस और स्पीचेस विच इज डिजाइन टू एंगेज लिसनर्स इन एन इंटरेस्टिंग मैनर। अगर तुम्हें अपने लिसनर्स को एंगेज करना है ना, तुम्हें टॉक्स करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, टॉक्स। तीसरा है डिस्कशन एंड इंटरव्यूज। डिस्कशन एंड इंटरव्यूज से क्या होता है, एंगेजिंग सेशन बनता है एक्सपर्ट के साथ। फेमस पर्सनालिटीज आते हैं जो कि अलग अलग मुद्दों पे बात करने आते हैं। फोर्थ है एजुकेशनल प्रोग्राम, जो कि स्कूल, कॉलेज, टारगेटेड ग्रुप्स के लिए डिजाइन किया जाता है। फिर आता है रेडियो फीचर एंड डॉक्यूमेंट्री, जो कि फैक्चुअल होता है, फैक्ट बेस्ड होते हैं, इन्फॉर्मेटिव होते हैं, उसमें बहुत सारी सूचना होती है। एंड एजुकेशनल प्रोग्राम यूजिंग अ मिक्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, नरेशन एंड साउंड इफेक्ट्स। तो तुम उसमें स्टोरी टेलिंग भी डालोगे, नरेशन भी डालोगे और साउंड इफेक्ट्स भी डाल दोगे। नेक्स्ट है ड्रामा एंड
रेडियो प्लेस, जो अगेन स्पोकन वर्ड में आता है। इसमें क्या होता है, जो फिक्शनल कहानियां होती है ना, फिक्शन वाली समझते हो, इमेजिनेशन से रिलेटेड, कन्वे की जाती है एंटायरली थ्रू साउंड, वॉइस मॉड्यूलेशन एंड बैकग्राउंड इफेक्ट्स। तो ये जो फिक्शनल स्टोरीज है कैसे कन्वे की जाती है, साउंड के थ्रू, वॉइस मॉड्यूलेशन और बैकग्राउंड इफेक्ट्स। अब आ जाओ म्यूजिक प्रोग्राम्स पे। जो दूसरी कैटेगरी है तुम्हारी रेडियो जॉनर्स की, वो है म्यूजिक प्रोग्राम, जिसमें सबसे पहले आता है डीजे शोज। डीजे शोज में क्या कर रहा है, म्यूजिक प्रोग्राम्स होस्ट करता है, फीचरिंग पॉप, रॉक, क्लासिकल, रीजनल म्यूजिक। डाउन शोज में क्या होता है, पॉपुलर सॉन्ग्स को रैंक करता है बेस्ड ऑन ऑडियंस प्रेफरेंसेस। अरे तुम्हारी ऑडियंस प्रेफर क्या करती है, उसके हिसाब से गाने बजाए जाते हैं। तीसरा होता है म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस, लाइव हो गया, रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस हो गया, सिंगर का, बैंड का और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का, वो होता है म्यूजिकल परफॉर्मेंस। और चौथा क्या होता है, वैरायटी प्रोग्राम, मैगजीन शोज। ये मिक्स होता है इंटरव्यू का, म्यूजिक का, एंटरटेनमेंट का और कल्चरल इनसाइट्स का। समझ गए। अब नेक्स्ट देखो कि रेडियो प्रोग्राम के फॉर्मेट्स क्या आते हैं। अगर फॉर्मेट्स वाला क्वेश्चन आया तो क्या लिख के आओगे। सबसे पहला फॉर्मेट है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन के फॉर्मेट में क्या होता है, ये ऑल इंडिया रेडियो जो है प्रेजेंट करते हैं अलग अलग भाषाओं में। शॉर्टर बुलेटिन होते हैं 5 मिनट के, जिसमें हेडलाइंस कवर होती है, और जो लॉन्गर बुलेटिन होते हैं वो 15 मिनट तक होते हैं, जिसमें इन डेप्थ न्यूज की कवरेज दी जाती है। ये फोकस करता है नेशनल, इंटरनेशनल और ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज पर। सेकेंड बात आती है न्यूज रील की। अब ये क्या है, न्यूज रील जो होता है वो ज्यादा डिटेल होता है बुलेटिन से भी। ये भी 15 मिनट के अराउंड का होता है। इसमें स्पॉट रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज, एक्सपर्ट कमेंट्री और एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, स्पीचेस के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। इसमें इट रिक्वायर्स स्किल्ड टेप एडिटिंग एंड वेल स्ट्रक्चर्ड नरेशन। तो ऐसा नरेशन कहां पे लगता है, न्यूज रील पे लगता है। तुम्हें ये लाइन, जो थर्ड वाली लाइन है न्यूज रील्स में, इसको याद करना है। डॉक्यूमेंट्रीज और रेडियो फीचर्स, अब नेक्स्ट ये है। तो इसमें देखो इंफॉर्मेशनल होती है डॉक्यूमेंट्रीज और एजुकेशनल होती है डॉक्यूमेंट्रीज। डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर क्या होता है, नरेशन होती है, रियल वॉइसेस होती हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक भी आता है, ताकि इंपैक्ट जो है मैक्सिमम हो सके। ये एक्सप्लोर करता है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल टॉपिक्स को। अब बात आती है रेडियो प्लेस की। रेडियो प्लेस क्या है, इसमें ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग होती है, मतलब स्टोरी ऐसे बताई जाती है बड़े ड्रामा के साथ, साउंड की मदद से। इसमें डायलॉग इस्तेमाल होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन इस्तेमाल होती है, साउंड इफेक्ट्स इस्तेमाल होते हैं और म्यूजिक भी इस्तेमाल होता है। इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होने चाहिए फॉर क्लैरिटी। ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया बाय लियोनेल फिल्डन। मैं 50 बार कह चुकी हूं, लियोनेल फिल्डन याद रखना है। Who standardized the 30-minute रेडियो प्ले फॉर्मेट। 30 मिनट का रेडियो फॉर्मेट स्टैंडर्डाइज करने वाला व्यक्ति कौन है, लियोनेल फिल्डन। लियोनेल फिल्डन। नेक्स्ट रेडियो टॉक्स। रेडियो टॉक्स में क्या है, कॉन्वर्जेशनल, एंगेजिंग एंड इनफॉर्मल। जो रेडियो टॉक्स होती है वो कॉन्वर्जेशनल होती है, उसमें बातचीत होती है, एंगेजिंग होती है और इनफॉर्मल भी होती है, मतलब कैजुअल होती है। इट शुड साउंड लाइक अ वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन विद द लिसनर, मतलब 1 to 1 ऐसा लगना चाहिए कि तुम लिसनर से डायरेक्ट बात कर रहे हो। लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल, डिस्क्रिप्टिव एंड क्लियर। जो तुम्हारी भाषा है वो बड़ी आसान, सरल और डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए और काफी क्लियर होनी चाहिए। डिस्क्रिप्टिव मतलब डिटेल्ड, समझाने वाली। शॉर्ट सेंटेंसेस शुड बी यूज्ड टू मेंटेन क्लैरिटी। जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं ना, उसको भी इस्तेमाल करना होता है क्लैरिटी को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट देखो म्यूजिक प्रोग्राम्स। म्यूजिक प्रोग्राम्स जो होते हैं वो बहुत पॉपुलर होते हैं बिकॉज उनकी एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत हाई होती है। उसमें यूनिटी होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए और सॉन्ग को तुम्हें लिंक करना है किससे, कमेंट्री के साथ। डीजे शोज जो होते हैं ना, उसके अंदर अलग अलग जॉनर्स को मिक्स नहीं किया जाता, जैसे पॉप और क्लासिकल को यूजुअली मिक्स नहीं किया जाता है। मूवी ट्रेलर्स की अगर मैं बात करूं तो वो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स होते हैं जो कि 15 से 30 मिनट तक चल सकते हैं, जिसके अंदर कुछ डायलॉग एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, गाने हो सकते हैं या ड्रामेटिक नरेशन उस पिक्चर का हो सकता है। इसमें हाईलाइट किया जाता है फिल्म स्टार, जो कि ये हीरो हीरोइन होते हैं, डायरेक्टर्स, प्लेबैक सिंगर्स एंड कंपोजर्स। नेक्स्ट आता है क्विजेज। क्विज जो होते हैं वो भी किए जा सकते हैं रेडियो पे, स्टूडियो बेस्ड होते हैं, वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और इंटरैक्टिव भी होते हैं। इससे फैमिली पार्टिसिपेशन होता है, परिवार में सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और लिसनर का एंगेजमेंट भी एनकरेज करते हैं, मतलब हर कोई सुनना चाहेगा और उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेगा। नाउ व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रेडियो प्रोडक्शन। सबसे पहला एलिमेंट जो तुम्हें याद रखना है वो है टेक्निकल फैक्टर। क्या, टेक्निकल फैक्टर। टेक्निकल फैक्टर के अंदर सबसे पहला फैक्टर आता है ऑडियो क्वालिटी, मतलब साउंड तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए और म्यूजिक और स्पीच जो है वो वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। जो दूसरा फैक्टर आता है वो कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन का आता है, बट साउंड फैक्टर्स में दूसरा जो सब पॉइंट है वो है साउंड इफेक्ट्स, रेन, विंड, बैकग्राउंड नॉइज टू एनहांस द रियलिज्म। मतलब रियलिस्टिक बनाने के लिए उसमें रेन, विंड या बैकग्राउंड नॉइज भी ऐड की जा सकती है और वॉल्यूम एडजस्टमेंट हो सकता है, मतलब की सेगमेंट्स को तुम एम्फसाइज कर सकते हो विद प्रॉपर वॉल्यूम कंट्रोल। जो दूसरा फैक्टर है कौन सा है, कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन।
इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग एंड क्लोजिंग होनी चाहिए, लिसनर जो है हुक होना चाहिए, मतलब वो एकदम अट्रैक्ट होना चाहिए और उस पर इम्पैक्ट भी पड़ना चाहिए। आप स्लोगन का इस्तेमाल कर सकते हो, जिंगल का इस्तेमाल कर सकते हो ऑडियंस के रिकॉग्निशन को बिल्ड करने के लिए। आप ह्यूमर का इस्तेमाल कर सकते हो, एंगेजिंग होना चाहिए ह्यूमर, लेकिन ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए वो ह्यूमर। नेक्स्ट है कंसाइज एंड रेपिटेटिव की मैसेजेस। इसमें क्या होता है, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रीइंफोर्स करते हो विदाउट द डुप्लीकेशन। नेक्स्ट देखो फैक्टर जो आता है वो है पेसिंग एंड फ्लो। पेसिंग एंड फ्लो में आपको ध्यान रखना है जो सेगमेंट्स है उसका लॉजिकल अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर लॉजिकल अरेंजमेंट तुम रखोगे तो कंटेंट भी एंगेजिंग बनेगा और स्ट्रक्चर्ड बनेगा। पॉजेस एंड साइलेंस होने चाहिए, तुम एम्फेसिस और ट्रांजिशंस के लिए पॉज लगा सकते हो। एंड इंटरएक्टिविटी होनी चाहिए, ऑडियंस पार्टिसिपेशन जो है वो कॉल से, टेक्स्ट से और लाइव एंगेजमेंट से भी पार्टिसिपेट कर पाए। नेक्स्ट इज प्रेजेंटर्स एंड डिलीवरी स्टाइल का फैक्टर। इसमें क्या होता है, स्पीच की क्लैरिटी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए तुम्हारी स्पीच में बहुत ज्यादा क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है। क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंटर, जो प्रेजेंट कर रहा है ना वो कितना क्रेडिबल है। जितना ज्यादा होस्ट क्रेडिबल होगा उतना ही ज्यादा प्रोग्राम जो है एंगेजिंग होगा। और नेक्स्ट सब पॉइंट क्या है, रोल मॉडल्स। अगर कोई पॉपुलर फिगर जो है वो प्रेजेंटर बन के आता है तो उससे सुनने वाले का जो श्रोता होता है उसका विश्वास बढ़ जाता है। तो रोल मॉडल भी एक सब फैक्टर हो गया। अब रेडियो प्रोडक्शन की स्क्रिप्टिंग की बात करें तो कौन से ऐसे मुख्य सिद्धांत है जिससे तुम रेडियो स्क्रिप्ट को लिखते हो। सबसे पहला है राइट फॉर द ईयर नॉट फॉर रीडिंग। ये PYQ में भी था कि आप अपने कान के लिए लिखिए, आप पढ़ने के लिए मत लिखिए, क्योंकि लिसनर को सुनना है ना। तो सिंपल और कॉन्वर्जेशनल लैंग्वेज तुम इस्तेमाल करोगे, लॉन्ग सेंटेंसेस को अवॉइड कर लेना और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को अवॉइड कर लेना। सेकेंड है एंगेजिंग द लिसनर। कंटेंट को डिस्क्रिप्टिव बनाओ, कंटेंट को विजुअल बनाओ और उसके अंदर सारे रेलेवेंट फैक्ट्स रखो ताकि अटेंशन उसमें ड्रॉ हो सके। तीसरा पॉइंट तुम्हें याद रखना है स्पीक एज यू राइट। फॉलो करना है ये रूल, थिंक इट, से इट एंड राइट। मतलब पहले सोचो, फिर बोलो, फिर लिखो, ताकि तुम्हें पता चले कि यार ये सुनने में कैसा लगेगा, राइट। तो ये नहीं कि पहले लिखो फिर बोलो, समझ गए। तो ये इसका सीक्वेंस है। कंसाइज तुम्हें रहना है, रेपिटेटिव तुम्हें रहना है, की पॉइंट्स को रीइंफोर्स करते रहना है, डुप्लीकेट मत करो और समराइज करो आखिरी में फॉर क्लैरिटी। पर्सनल बनाना भी एक अच्छा स्ट्रैटेजी है। आप इस तरीके से बात करो कि आप किसी एक लिसनर को एड्रेस कर रहे हो ताकि वो इंटीमेट हो, वो एंगेजिंग हो। जैसे मैं अभी बना रही हूँ तो मैं हर एक स्टूडेंट के लिए बना रही हूँ जो मास मीडिया का पेपर देने जा रहा है 7 तारीख को। तो इसीलिए मेरा वो पर्सनल टच तुम्हारे लिए है कि भाई पढ़ लो। नेक्स्ट, इंटरनेट प्रोडक्शन के लिए मैं बोलूंगी कि मेरे चैनल पर 1 शॉट वीडियो मैंने बनाया था कल। अगर आप वो इंटरनेट का वीडियो नहीं देख रहे हो तो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। इंटरनेट का 1 शॉट इज अ कंपल्सरी फॉर यू टू अटेम्प्ट द एग्जाम फॉर मास मीडिया। ऑलराइट, तो नेक्स्ट देखो, अब आ जाते हैं MCQs पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो 1 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं नए फॉर्मेट में कैसे पूछे जाएंगे। पहला देखो, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग एक्टर्स इन अ फिल्म। एक पिक्चर में एक्टर्स को डायरेक्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आंसर क्या है? डायरेक्टर। सेकेंड, फिल्म मेकिंग में कौन इंश्योर करता है दैट ऑल शॉट्स आर विजुअली अपीलिंग? कौन करता है? सिनेमेटोग्राफर। तीसरा, व्हाट इज द रोल ऑफ एन ऑडियोग्राफर इन अ फिल्म प्रोडक्शन? फिल्म प्रोडक्शन में ऑडियोग्राफर का क्या काम है? मिक्सिंग एंड रिकॉर्डिंग द साउंड। चौथा, हु अमंग द फॉलोइंग प्लान्स एंड कंट्रोल्स द फिल्म बजट? पिक्चर का बजट कौन प्लान करता है, कौन कंट्रोल करता है? प्रोड्यूसर। पांचवा, आंसर प्रिंट क्या होता है फिल्म मेकिंग के अंदर? आंसर प्रिंट होता है एक नया पॉजिटिव प्रिंट जो कि बनाया जाता है एडिटेड नेगेटिव से फॉर फाइनल रिव्यू। छठा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इंटरड्यूप नेगेटिव इन फिल्म मेकिंग? ये भी सवाल आ सकता है कि इंटरड्यूप नेगेटिव क्या होता है। इंटरड्यूप नेगेटिव एक डुप्लीकेट नेगेटिव होता है जो कि क्रिएट किया जाता है फ्रॉम द कंबाइंड ऑप्टिकल प्रिंट फॉर मेकिंग अ रिलीज प्रिंट। तो तुम्हें ये इंटरड्यूप नेगेटिव और आंसर प्रिंट प्लीज याद करके जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज अ स्पोकन वर्ड प्रोग्राम ऑन वीडियो? तो इसका आंसर क्या है? काउंटडाउन शोज। काउंटडाउन शोज जो है वो स्पोकन वर्ड प्रोग्राम नहीं होते, वो क्या होते हैं? म्यूजिक प्रोग्राम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन न्यूज बुलेटिन्स एंड न्यूज रील्स ऑन द रेडियो? न्यूज बुलेटिन्स जो होते हैं ना वो छोटे होते हैं, उसमें समरी प्रेजेंट होती है, और न्यूज रील होता है उसमें रिपोर्ट होती है, इंटरव्यू होता है और कमेंट्स होते हैं। न्यूज बुलेटिन जो होते हैं ना उसमें इंटरनेशनल न्यूज आ सकती है, लेकिन न्यूज रील जो होता है वो लोकल न्यूज पे फोकस करता है। क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेडियो डॉक्यूमेंट्रीज और फीचर्स? रेडियो डॉक्यूमेंट्रीज और रेडियो फीचर्स का पर्पस क्या होता है? आंसर है टू प्रेजेंट द फैक्चुअल, इंफॉर्मेशनल एंड समटाइम्स एजुकेशनल कंटेंट। जो रेडियो डॉक्यूमेंट्रीज है वो इंफॉर्मेशन, फैक्ट बेस्ड और एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करती है। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रेडियो प्ले? रेडियो प्ले का क्या काम है भाई? रेडियो प्ले टेल्स अ स्टोरी यूजिंग ओनली वन साउंड, सॉरी, रेडियो प्ले टेल्स अ स्टोरी यूजिंग ओनली साउंड, डायलॉग एंड बैकग्राउंड इफेक्ट्स। रेडियो प्ले कहानी बताता है साउंड का इस्तेमाल करके, डायलॉग का इस्तेमाल करके और बैकग्राउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट,
Who introduced the standard 30-minute format for radio plays on All India Radio? आज सुबह जब मैंने 6 बजे लाइव स्ट्रीम किया था तो मैंने ये सवाल पूछा था, इसका आंसर क्या है? अगेन लियोनेल फिल्डन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स अ रेडियो टॉक? इनमें से कौन सा रेडियो टॉक को सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है? क्या आंसर है? इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशनल स्टाइल होता है रेडियो टॉक, जो कि डायरेक्टेड किया जाता है एक इंडिविजुअल लिसनर पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज फिल्म सेंसरशिप इंप्लीमेंटेड? भाई पिक्चरों पे सेंसरशिप क्यों इंप्लीमेंट की जाती है? इसीलिए की जाती है टू रेगुलेट द कंटेंट बेस्ड ऑन सोसाइटल, एथिकल एंड लीगल गाइडलाइंस. इसीलिए सेंसरशिप की जाती है ताकि जो तुम कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो ना, उसको रेगुलेट किया जा सके, उसे मॉनिटर किया जा सके. अगर कुछ भी उसमें ऑफेंसिव है या ऑब्जेक्शनेबल है तो उसे हटाया जा सके. राइट. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कंटिंजेंसी इन अ फिल्म प्रोडक्शन बजट? फिल्म प्रोडक्शन के बजट में तुम कंटिंजेंसी का बजट क्यों रखते हो? कंटिंजेंसी मतलब इमरजेंसी. इसीलिए रखते हैं टू कवर द अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के दौरान अगर कोई भी ऐसा खर्चा पानी आ गया जो तुम्हें कवर करने के पैसे नहीं है, तो उसके लिए तुम्हें अलग से क्या बजट रखना पड़ेगा, जिसका नाम है कंटिंजेंसी बजट, सॉरी कंटिंजेंसी कॉस्ट. ओके. नेक्स्ट इज, what percentage of the production budget is typically allocated as contingency? तुम्हारे प्रोडक्शन बजट में कितना परसेंटेज तुम एलोकेट करोगे कंटिंजेंसी के लिए? इसका आंसर है 10%, तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द शूटिंग रेशियो इन फिल्म मेकिंग रिप्रेजेंट? ये रिप्रेजेंट करता है द रेशियो ऑफ टोटल फुटेज शॉट टू द फाइनल फिल्म लेंथ. द रेशियो ऑफ टोटल फुटेज शॉट टू द फाइनल फिल्म लेंथ इज कॉल्ड द शूटिंग रेशियो. नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट शूटिंग रेशियो फॉर अपोकलिप्स नाउ डायरेक्टेड बाय फ्रांसिस फोर्ड कोपोला? तो इसका आंसर है 1:97. 1:97. नेक्स्ट, कौन से ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने इवन हायर शूटिंग रेशियो जो है वो रखा दैन अपोकलिप्स नाउ, रीचिंग 1:100? कौन थे वो? कैथरीन बिगलो. कैथरीन बिगलो. 1:100. 1:100. नेक्स्ट, वाई डू वॉर फिल्म्स ऑफन हैव अ हाई शूटिंग रेशियो? जो वॉर फिल्म्स होती है ना, उसकी शूटिंग रेशियो हाई क्यों होता है? उसका आंसर ये है क्योंकि इट रिक्वायर्स मल्टीपल कैमराज टू कैप्चर लार्ज स्केल बैटल सीन्स. जब तुम्हें लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल पर तुम्हें बैटल सीन्स शूट करने होंगे तो तुम्हें अलग अलग कैमराज चाहिए होंगे, मल्टीपल कैमराज चाहिए होंगे विद डिफरेंट कैपेसिटीज. इसीलिए तुम्हारा शूटिंग रेशियो जो है वो हाई हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन एपिक फिल्म रिक्वायर्ड massive lighting setups and thousands of animals for a battle sequence? वो कौन सी ऐसी पिक्चर थी? क्या आंसर है? लगान, बाजीराव मस्तानी, मुगले आजम या पद्मावत? आंसर इज मुगले आजम. नेक्स्ट, व्हाट इज द टिपिकल शूटिंग रेशियो फॉर अ लो बजट फिल्म? एक लो बजट फिल्म के लिए टिपिकल शूटिंग रेशियो कितना होना चाहिए? 1:3 to 1:5. 1:3 to 1:5. नेक्स्ट, व्हाट आर डेलीज और रशेज इन फिल्म मेकिंग? डेलीज या रशेज क्या होते हैं फिल्म मेकिंग में? दे आर द सिलेक्टेड टेक्स विच आर प्रिंटेड एंड स्क्रीन्ड डेली फॉर इवैल्यूएशन. ये वो टेक्स होते हैं जिनको प्रिंट किया जाता है, जिनको स्क्रीन किया जाता है रोज इवैल्यूएशन के लिए. उसको बोलते हैं डेलीज या उसको बोल सकते हैं हम रशेज. नेक्स्ट, Why do some directors use multiple cameras while shooting scenes? बहुत सारे डायरेक्टर्स जो होते हैं वो अलग अलग कैमराज इस्तेमाल करते हैं सीन्स को शूट करते समय. ऐसा क्यों? आंसर है टू कैप्चर द सीन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड प्रोवाइड एडिटिंग ऑप्शंस. अगर आपको अलग अलग एंगल से सीन को कैप्चर करना है और आपको एडिटिंग के भी अलग अलग विकल्प देने हैं, सो डेफिनेटली यू विल यूज मल्टीपल कैमराज. नेक्स्ट, विच renowned director was known for shooting action scenes with multiple cameras and filming in sequence? Is it Steven Spielberg? Is it Christopher Nolan? Is it Akira Kurosawa, or is it Alfred Hitchcock? The answer is Akira Kurosawa. Very important question. Don't you forget this. Next is 2 mark questions with answers. 2 marks में क्या क्या आ सकता है? What is the role of an art director in film making? फिल्म मेकिंग में आर्ट डायरेक्टर का क्या काम होता है? द आर्ट डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग द सेट. वो सेट डिजाइन करता है, वो प्रॉप्स को सेलेक्ट करता है, वो विजुअल एस्थेटिक्स को मेंटेन करता है पिक्चर की टू मैच द डायरेक्टर्स विजन. डायरेक्टर का विजन क्या है ना, उसमें मैच करने के लिए वो ये सारी चीजें कर रहा है. कौन? आर्ट डायरेक्टर. सेकेंड इज, हाउ डज एन एडिटर कॉन्ट्रीब्यूट टू द फाइनल आउटकम ऑफ अ फिल्म? एक एडिटर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है फिल्म के फाइनल आउटकम में? एडिटर जो होता है वो सीन को अरेंज करता है, वो अननेसेसरी फुटेज को उठा के बाहर फेंक देता है, वो कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है और वो फिल्म के नैरेटिव फ्लो को मेंटेन करता है. नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म पोस्ट प्रोडक्शन इन फिल्म मेकिंग. फिल्म मेकिंग में पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है? पोस्ट प्रोडक्शन जो होता है वो प्रोसेस है जिसमें आप एडिट करते हो, जिसमें आप साउंड इफेक्ट्स ऐड करते हो, जिसमें आप बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करते हो, जिसमें आप स्पेशल इफेक्ट्स ऐड करते हो और आप पिक्चर को फाइनलाइज कर देते हो रिलीज से पहले.
व्हाई इज अ स्क्रिप्ट राइटर इंपॉर्टेंट इन टेलीविजन प्रोडक्शन? स्क्रिप्ट राइटर का क्या काम है? स्क्रिप्ट राइटर जो होता है वो डायलॉग को क्रिएट करता है, स्टोरी आर्क्स को क्रिएट करता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट को क्रिएट करता है, जो कि टीवी शो के फाउंडेशन है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ क्लैपर बोर्ड इन फिल्म मेकिंग? मैंने एक क्वेश्चन इसलिए डाला है, क्लैपर बोर्ड पे 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है. क्लैपर बोर्ड जो होता है वो साउंड और विजुअल्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए होता है, वो सीन को टेक 1 टेक 2 उसको मार्क करने के लिए होता है, वो फुटेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है एडिटिंग के दौरान. नेक्स्ट है, हु कोलैबोरेटेड विद मारियो पूजो इन राइटिंग द स्क्रिप्ट फॉर द गॉडफादर फिल्म सीरीज? मारियो पूजो के साथ किसने कोलैबोरेट किया था? मारियो पूजो कोलैबोरेटेड विद फ्रांसिस फोर्ड कोपोला हु आल्सो डायरेक्टेड द फिल्म्स. तो फ्रांसिस और मारियो पूजो का कोलैबोरेशन था. Which famous filmmaker suggested the idea for Charlie Chaplin's film Monsieur Verdox? तो भाई ये चार्ली चैपलिन जो पिक्चर थी उसमें कौन सा फिल्म मेकर ने है जो आइडिया सजेस्ट किया था? ऑर्सन वेलेस was a contemporary filmmaker of Charlie Chaplin. He suggested the idea for Monsieur Verdox. ठीक है, I don't know how to pronounce it, but I think I'm right. Why do music programs enjoy greater popularity than talk shows? जो म्यूजिक प्रोग्राम्स होते हैं उनमें इतनी पॉपुलैरिटी क्यों होती है टॉक शोज के कंपैरिजन में? क्योंकि म्यूजिक जो है वो रिलैक्सेशन देता है, म्यूजिक रिदम देता है, म्यूजिक मेलोडीज देता है, जिससे कि लिसनर जो है ना वो बहुत ज्यादा एंगेज हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द टिपिकल ड्यूरेशन ऑफ अ मूवी ट्रेलर? रेडियो पे मूवी ट्रेलर का टिपिकल ड्यूरेशन क्या होगा? 15 से 30 मिनट. कितना? 15 से 30 मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर क्विज शोज पॉपुलर ऑन द रेडियो? रेडियो पे क्विज के शोज इतने पॉपुलर क्यों होते हैं? क्विज शोज जो होते हैं ना वो इंटरैक्टिव होते हैं, वो एंगेजिंग होते हैं, उसमें बातचीत हो सकती है, फैमिलीज पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकते हैं. नेक्स्ट, व्हाट आर द 3 की फैक्टर्स फॉर इफेक्टिव रेडियो प्रोडक्शन? इफेक्टिव रेडियो प्रोडक्शन के प्रिंसिपल 3 की फैक्टर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 4 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 में भी और 3 में भी. इसका आंसर है टेक्निकल क्वालिटी, कंटेंट का रेलेवेंस और प्रेजेंटर की इफेक्टिवनेस. 3 नंबर के क्वेश्चन अब देख लो. डिफरेंशिएट बिटवीन द रोल्स ऑफ अ प्रोड्यूसर एंड अ डायरेक्टर इन फिल्म मेकिंग. फिल्म मेकिंग के अंदर जब तुम पिक्चर बना रहे हो तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के काम में डिफरेंस क्या है? द प्रोड्यूसर मैनेजेस द फाइनेंशियल, लॉजिस्टिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स एंड द डायरेक्टर ही विल फोकस ऑन द क्रिएटिव एग्जीक्यूशन, ही विल फोकस ऑन द स्टोरी टेलिंग एंड ही विल फोकस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एक्टर्स. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू सिनेमेटोग्राफर्स एंड एडिटर्स वर्क टुगेदर? ये सिनेमेटोग्राफर और एडिटर साथ में काम कैसे करते हैं एक मूवी के विजुअल स्टाइल को शेप करने के लिए? आंसर है, जो सिनेमेटोग्राफर है वो कैप्चर करता है हाई क्वालिटी विजुअल्स, वो कैप्चर करता है लाइटिंग, वो कैप्चर करता है एंगल्स, और जो एडिटर होता है वो सिलेक्ट करता है और इन शॉट्स को अरेंज करता है ताकि वो एक एंगेजिंग, सीमलेस, मतलब जिसमें कोई सीम ना हो, ऐसा सीक्वेंस क्रिएट करता है. कौन? एडिटर. नेक्स्ट इज डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ म्यूजिक इन फिल्म्स विद एन एग्जांपल. मूवीज के अंदर म्यूजिक का क्या इंपैक्ट होता है, उदाहरण के साथ समझाइए. आंसर कैसे लिखोगे? Music enhances emotions, it enhances mood and it enhances storytelling in films. Example, Titanic सोच लो, the background score, My Heart Will Go On, जो पीछे गाना चलता है, it amplifies, मतलब वो 2-3 गुना कर देता है the romantic and tragic elements of the story. Yes, that is true. तो ये impact है म्यूजिक का पिक्चरों में. What are the key responsibilities of a radio station manager? रेडियो स्टेशन मैनेजर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? आंसर है, ओवरसीइंग डेली ऑपरेशंस ऑफ द स्टेशन, अप्रूविंग प्रोग्राम्स एंड शेड्यूलिंग कंटेंट, स्टाफ को मैनेज करना, फाइनेंसेस को मैनेज करना और रेगुलेटरी कंप्लायंस को एंश्योर करना. नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मेन एडवांटेज ऑफ द हॉलीवुड स्टूडियो सिस्टम इन द 1920s? हॉलीवुड स्टूडियो सिस्टम का मेन एडवांटेज था क्या 1920 में? ये एडवांटेज था दैट इट अलाउड ऑल फिल्म मेकिंग ऑपरेशंस, राइटिंग, फाइनेंसिंग, शूटिंग, एडिटिंग and recording to be conducted under one roof. एक छत के नीचे काम हो सकता था, ensuring efficiency and coordination. Question number 6 देखिए, which Indian film studios adapted the Hollywood studio system successfully? कौन सा ऐसा इंडियन फिल्म स्टूडियोज है जिसने अडेप्ट किया हॉलीवुड स्टूडियो सिस्टम? वो हैं प्रभात स्टूडियो पुणे, न्यू थिएटर्स कोलकाता, बॉम्बे टॉकीज मुंबई, एवीएम, विजय वाहिनी एंड प्रसाद चेन्नई. ये सारे पॉज करके नाम याद कर लो बैठ के अभी. नेक्स्ट है, डिफरेंस बिटवीन एटीएल एंड बीटीएल कॉस्ट इन फिल्म प्रोडक्शन. एटीएल बीटीएल कंटिजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. एटीएल बीटीएल तुम्हें पक्का पता होना चाहिए. एटीएल मतलब अबव द लाइन, बीटीएल मतलब बिलो द लाइन. अबव द लाइन क्या होता है? ऐसे खर्चे, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि प्रिंसिपल क्रिएटिव एलिमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि कहानी, स्टोरी, स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और लीड परफॉर्मेंस. और बीटीएल वाले खर्चे कौन से होते हैं? वो एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि कास्ट, जो कि लीड एक्टर्स को छोड़ के भी तो बहुत सारी कास्ट होती है ना, सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे डुप्लीकेट्स होते हैं जिनको हायर किया जाता है. क्रू का वेजेस क्या है? ट्रैवल की फीस हो गई, लीगल फीस हो गई, इंश्योरेंस की फीस हो गई, लैब की फीस हो गई, पोस्ट प्रोडक्शन इतने कॉस्ट हो गए, वो सब किस में भर जाते हैं? बीटीएल कॉस्ट में, बिलो द लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रफ कट इन फिल्म एडिटिंग? फिल्म एडिटिंग में रफ कट क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट होता है?
लिख के आना, रफ कट इज द इनिशियल एडिटेड वर्जन ऑफ अ फिल्म। रफ कट फिल्म का इनिशियल एडिटेड वर्जन होता है जहां पर इंडिविजुअल शॉट्स अरेंज किए जाते हैं इन सीक्वेंस बेस्ड ऑन द शूटिंग स्क्रिप्ट। ये हेल्प करता है शेपिंग द स्टोरी में व्हाइल एंश्योरिंग कोहेरेंट टाइम एंड स्पेस। कोहेरेंट समझते हो तो मैथ्स वाला कोहेरेंट ट्राइंगल्स, तो वही है कोहेरेंट टाइम एंड स्पेस। जो रफ कट है उसमें साउंड ट्रैक नहीं होगा, लेकिन वो एक गाइडलाइन होती है फाइनल फिल्म के लिए जिसमें एडिटर काम कर सकता है, वो सीन को रिफाइन कर सकता है बाद में, चाहे उसमें साउंड ऐड कर ले, उसमें इफेक्ट ऐड कर ले या ट्रांजिशंस ऐड कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिंक साउंड इन फिल्म मेकिंग। अरे सिंक साउंड क्या होता है और ये कब यूज हुआ? सिंक साउंड का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जहां पे डायलॉग्स और साउंड जो है वो लाइव रिकॉर्ड होते हैं फिल्मिंग के दौरान और फाइनल मूवी में वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे पहले क्या होता था, व्हेन मोस्ट फिल्म्स वर शॉट इन स्टूडियोज, दिस टेक्निक एंश्योर्ड दैट द ओरिजिनल रिकॉर्डेड डायलॉग्स वर यूज्ड विदाउट नीडिंग पोस्ट प्रोडक्शन डबिंग। तो पहले जमाने में क्या होता था, डबिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता था, जो वो रियल में एक्टर्स डायलॉग्स बोल रहे हैं ना वही यूज किए जाते थे फाइनल फिल्म में भी, तो उसे बोलते हैं क्या, सिंक साउंड। रेडियो स्क्रिप्ट लिखने से पहले मुख्य फैक्टर्स कौन से हैं? डिफाइनिंग द सब्जेक्ट, पर्पस एंड ऑडियंस, ड्यूरेशन एंड रिसर्च एंड कम्युनिटी इनपुट। जब आप रेडियो स्क्रिप्ट लिख रहे हो ना तो सबसे पहले सब्जेक्ट को डिफाइन करो, ये तो आउटलाइन करो कि प्रोग्राम का आउटलाइन क्या है। दूसरा, आपको ये डिसाइड करना है प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है। तीसरा, आपको ड्यूरेशन डिसाइड करनी है कि प्रोग्राम की लेंथ कितनी है और वो क्या टाइम कंस्ट्रेंट्स के अंदर फिट हो सकती है कि नहीं। चौथा, ड्यूरेशन कि प्रोग्राम का लेंथ कितना है और क्या वो टाइम कंस्ट्रेंट्स में फिट हो सकती है कि नहीं। और चौथा, रिसर्च एंड कम्युनिटी इनपुट, आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लोगे और अगर पॉसिबल होगा तो आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व करोगे स्क्रिप्टिंग प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू राइट अ रेडियो स्क्रिप्ट फॉर द ईयर रादर देन फॉर रीडिंग। ईयर के लिखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि वहां पे लिसनर सुन रहा है, आप कॉम्प्लेक्स वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको जार्गन इस्तेमाल नहीं करने। यू हैव टू यूज वेरी सिंपल एंड कॉन्वर्जेशनल लैंग्वेज विच फ्लोज नेचुरली। आपको इंश्योर करनी है क्लैरिटी एंड रेपिटेशन और आपको बोलना है एज यू राइट टू इंश्योर कि स्क्रिप्ट जो है वो बहुत ज्यादा नेचुरल और एंगेजिंग साउंड करे, बहुत ज्यादा मोनोटोनस एंड रोबोटिक साउंड ना करे। What are some basic principles of effective radio script writing? Good radio scripts में कुछ principles follow होंगे। पहला है relevant facts को इस्तेमाल करना, visualization को encourage करना, be concise to the point, use repetition when needed and maintain a personal and conversational tone। इसको pause करके अभी यहीं याद कर लो। Next, 4 मार्कर्स, 4 नंबर वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो तो तुम छोड़ ही नहीं सकते हो। इसका एग्जाम्पल देख लो, एक्सप्लेन द 3 स्टेजेस ऑफ द फिल्म मेकिंग प्रोसेस विद एग्जाम्पल। तो फिल्म मेकिंग प्रोसेस के 3 स्टेजेस क्या होते हैं? प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में तुम आंसर दोगे प्लानिंग, कास्टिंग, बजटिंग। प्रोडक्शन में तुम एग्जाम्पल दोगे शूटिंग, बैटल सीक्वेंसेस। और पोस्ट प्रोडक्शन एग्जाम्पल दोगे एडिंग CGI इन मूवीज लाइक एवाटार। Okay, second is compare the creative contributions in print and television media। print और television media में creative contributions को तुम्हें compare करना है। print में क्या होता है, in depth research की जाती है writing and layout पे, और television में क्या होता है, visual storytelling इस्तेमाल की जाती है, sound इस्तेमाल किया जाता है और script writing इस्तेमाल की जाती है। Now question number 3 is describe the importance of an effective script in film and television। फिल्म और टेलीविजन में स्क्रिप्ट का क्या इंपॉर्टेंस है? भाई स्क्रिप्ट का बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, वो डायलॉग्स प्रोवाइड करता है, वो कैरेक्टर की डेप्थ, कैरेक्टर की डेप्थ को प्रोवाइड करता है। इट एंश्योर्स कंसिस्टेंसी एंड एंगेजमेंट इन स्टोरी टेलिंग। कोई कहानी सुना रहा है ना, उसमें कंसिस्टेंसी होती है, उसमें एंगेजमेंट होता है। एग्जाम्पल क्या है? ब्रेकिंग बैड। क्योंकि वो सक्सेसफुल क्यों था? ड्यू टू इट्स वेल रिटन कैरेक्टर ड्रिवन स्क्रिप्ट। Question number 4, how has digital media changed the role of editors in news and entertainment industries? डिजिटल मीडिया ने एडिटर का जो रोल है वो कैसे बदल दिया? ऐसे बदल दिया कि जो एडिटर होता है ना वो अब क्या करता है, डिजिटल कंटेंट को मैनेज करता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो वेबसाइट है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो यूट्यूब है, और वो कंटेंट को ऑप्टिमाइज करता है एसईओ के लिए। एसईओ समझते हो? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और ऑडियंस एंगेजमेंट। एग्जांपल है न्यूज वेबसाइट्स लाइक एनडीटीवी अपडेट आर्टिकल्स इन रियल टाइम बेस्ड ऑन यूजर फीडबैक। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीपल टेक्स इन फिल्म मेकिंग। और चार्ली चैपलिन एंड सत्यजीत रे ने कैसे ये शूटिंग सीन्स के जो अप्रोच है उसको डिफर किया है और मल्टीपल टेक्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आंसर क्या है? देखो, पहला टेक जो होता है वो रेयरली परफेक्ट होता है क्योंकि एक्टर अपनी लाइंस भूल जाता
जाते हैं, टेक्निकल मिस्टेक होने की संभावना है, लाइटिंग का इशू हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं फ्रेम में। तो मल्टीपल टेक्स जब लेते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी क्वालिटी परफॉर्मेंस हाई हो जाती है, विजुअल्स अच्छे हो जाते हैं, कंटिन्यूटी बढ़िया रहती है, एक्यूरेसी रहती है एडिटिंग में, और पोस्ट प्रोडक्शन के करेक्शंस जो है वो भी कम हो जाते हैं अगर तुम टेक्स ज्यादा ले रहे हो। चार्ली चैपलिन की अप्रोच देख लो। चैपलिन जो थे ना वो अपने परफेक्शनिस्ट फिल्म मेकिंग स्टाइल के लिए मशहूर थे। वो सोचते थे कि यार हम तो बड़े सारे टेक्स लेंगे लेकिन हमें चाहिए वो इफेक्ट जो हमें चाहिए, समझ रहे हो। एग्जाम्पल है सिटी लाइट्स। सिटी लाइट्स में चैपलिन ने वो सीन जो है ना 342 बार जो है शूट किया। कौन सा सीन? लिटिल ट्रैम्प, जहां पर एक फूल लेता है फ्रॉम अ ब्लाइंड गर्ल, वो वाला सीन। दिस अप्रोच एंश्योर्ड फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन बट कंज्यूम्ड सिग्निफिकेंट टाइम एंड रिसोर्सेज। इसमें समय तो लगा, रिसोर्सेज भी लगे, लेकिन एग्जीक्यूशन जो था फ्लॉलेस था क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट थे। सत्यजीत रे की क्या अप्रोच थी? वो एक मेटिकुलस प्लानर थे, बड़े ध्यान से प्लानिंग करते थे एंड ही वर्कड विद अ वेरी लो शूटिंग रेशियो। उनका जो शूटिंग रेशियो था ना वो बहुत लो था, जैसे 1:3, 1:4, और उसका मतलब था कि बहुत ही कम टेक्स लिए जाएंगे उनकी सीन को फाइनलाइज करने के लिए। चैपलिन की तरह बिल्कुल भी नहीं। वो क्या करते थे? ही रिलाइड ऑन डिटेल्ड प्री प्लानिंग एंड रिहर्सल्स। वो कहते थे भाई हम प्री प्लानिंग करेंगे, हम रिहर्सल करेंगे, हमें अननेसेसरी के फालतू के टेक्स नहीं लेने हैं। एंड डिस्पाइट फ्यूअर टेक्स ही मेंटेन हाई क्वालिटी स्टोरी टेलिंग एंड विजुअल्स। हालांकि वो टेक्स कम लेते थे लेकिन तब भी उनकी स्टोरी टेलिंग बहुत जबरदस्त थी, बहुत शानदार थी, और उनके विजुअल्स भी हाई क्वालिटी आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पेसिंग इन रेडियो प्रोडक्शन। रेडियो प्रोडक्शन में पेसिंग का इंपॉर्टेंस अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, क्या करोगे? पेसिंग रेफर्स टू द स्पीड एंड अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स इन अ रेडियो प्रोग्राम। रेडियो प्रोग्राम में जो अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं ना, उसकी जो स्पीड है, उसकी जो अरेंजमेंट है, उसे कहते हैं पेसिंग। पेसिंग जो शब्द है निकला है पेस से। इट एंश्योर्स दैट द प्रोग्राम फ्लोज स्मूथली एंड कीप्स द ऑडियंस एंगेज्ड। की एस्पेक्ट्स पेसिंग के कौन से होते हैं? बैलेंस, स्पीड। प्रोग्राम ना ज्यादा भागना चाहिए ना बहुत धीरे धीरे बोलना चाहिए, हर सेगमेंट को ट्रांजिशन करना चाहिए लॉजिकली। पॉजेस फॉर इम्पैक्ट मतलब बीच बीच में पॉज लेने, जैसे म्यूजिक इस्तेमाल कर लो, जिंगल इस्तेमाल कर लो, स्लोगन इस्तेमाल कर लो, साइलेंस इस्तेमाल कर लो। किस लिए? एम्फेसिस को क्रिएट करने के लिए और स्पीच में ब्रेक्स देने के लिए। नेक्स्ट है सेगमेंट ऑर्डरिंग। प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को तुम्हें इस तरीके से अरेंज करना है कि वो एक लॉजिकल और बैलेंस सीक्वेंस को फॉलो करें। एंड नेक्स्ट इज ऑडियंस एंगेजमेंट। अगर तुम्हारा प्रोग्राम वेल पेस्ड है तो आप लिसनर के इंटरेस्ट को मेंटेन भी कर पाओगे और मोनोटनी को प्रिवेंट कर पाओगे। मोनोटनी मतलब वही बोरिंग सेम टोन। नेक्स्ट देखो, हाउ डू द रेडियो प्रेजेंटर्स स्टाइल इन्फ्लुएंस द सक्सेस ऑफ अ प्रोग्राम। एक रेडियो प्रोग्राम की सक्सेस में प्रेजेंटर का कितना बड़ा रोल है, वो कैसे उसको चेंज कर सकता है। तो प्रेजेंटर का जो स्टाइल है ना, उसकी जो क्रेडिबिलिटी, उसका जो ट्रस्ट फैक्टर है, वो एक बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है इन मेकिंग अप रेडियो प्रोग्राम इफेक्टिव। कैसे? पहला चीज है प्रेजेंटर का क्लैरिटी ऑफ स्पीच होना चाहिए। प्रेजेंटर जो है अपनी बात को सही से आर्टिकुलेट करना चाहिए, मेकिंग देयर स्पीच अंडरस्टैंडेबल एंड एंगेजिंग। मतलब तुम जैसा बोल रहे हो ना, सामने वाले को समझ भी आए और वो इंटरेस्ट भी ले, अच्छा अगला क्या बोलेंगे। नेक्स्ट है सोर्स क्रेडिबिलिटी। अ प्रेजेंटर विथ हाई क्रेडिबिलिटी वो क्या करेगा? लिसनर को इन्फ्लुएंस करेगा पॉजिटिवली। जेंडर, एक्सपर्टीज, बैकग्राउंड, ये सारी चीजों से भी ट्रस्ट जो है थोड़ा बहुत इंपैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है रोल मॉडल इफेक्ट। अगर प्रेजेंटर एक बहुत रिस्पेक्टेड फिगर है या पब्लिक आइकन ही है या कोई बहुत ही रेप्यूटेड व्यक्ति है तो लिसनर्स जो है डेफिनेटली उनके मैसेज को एक्सेप्ट भी करेंगे और भरोसा भी कर लेंगे। नेक्स्ट है गाइडिंग द प्रोग्राम स्पेस। प्रोग्राम की पेस को गाइड करता है। प्रेजेंटर की जो वॉइस मॉड्यूलेशन है ना और उसका जो टोन है वो फ्लो को कंट्रोल करता है और लिसनर की एंगेजमेंट को मेंटेन करेगा। कहीं पर भी उसका फ्लो टूटा या उसका वॉइस मॉड्यूलेशन गड़बड़ाया तो लिसनर फिर इधर उधर भागने लग जाएगा, राइट। नाउ अब आ गया है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मैंने अपनी पूरी एनालिसिस करी पिछले 5 साल के PYQs ऑफ मास मीडिया 35, उससे निकाला है मस्ट नो PYQs which you cannot miss at all. Let's begin. सबसे पहले ये क्वेश्चंस वो हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, so you have to be like all ears to this. 1 mark क्वेश्चंस में देख लो, टीवी एंड फिल्म प्रोडक्शन में Who is a floor manager in TV production? आंसर क्या है? The floor manager coordinates communication between the director and on-set crew. डायरेक्टर और जो सेट पे जो क्रू है ना, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेट करने वाला कौन? फ्लोर मैनेजर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीओपी? ये पूछा गया था। डीओपी मतलब डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। ये वो व्यक्ति होता है जो कैमरा वर्क और लाइटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा पूछा गया था रेडियो प्रेजेंटर कौन होता है? रेडियो प्रेजेंटर वो होता है जो शो को होस्ट करता है, जो लिसनर को एंगेज करता है, जो न्यूज को डिलीवर करता है और एंटरटेनमेंट को डिलीवर करता है। अगला क्वेश्चन पूछ लिया, अगर तुम बजट ले रहे हो स्टोरी के लिए, स्क्रिप्ट के लिए, प्रोड्यूसर के, डायरेक्टर के, लीड परफॉर्मेंस के लिए, तो वो किसमें होगा? लीड परफॉर्मेंस जहां पे वर्ड आ गया, इसका मतलब आंसर ATL कॉस्ट है, अबव द लाइन है।
मेंशन नेम्स ऑफ एनी 2 फिल्म स्टूडियोज, ये पूछा गया था बोर्ड में। 2 फिल्म स्टूडियो के नाम बता दो। वार्नर ब्रॉस एक स्टूडियो है फेमस, यूनिवर्सल स्टूडियोज है, यशराज फिल्म्स है, धर्मा प्रोडक्शंस है, ठीक है। कोई भी 2 लिख देते तो नंबर मिल जाते अगर पहले दिया होता बोर्ड तो। व्हाट आर द 2 थिंग्स द इंटरनेट इज यूज्ड फॉर? कम्युनिकेशन। इंटरनेट किस काम के लिए? इंटरनेट है ईमेल के लिए, इंटरनेट है सोशल मीडिया के लिए, इंटरनेट है इंफॉर्मेशन एक्सेस के लिए, न्यूज के लिए, एजुकेशन के लिए। अरे किसके लिए नहीं है? नेक्स्ट है 2 मार्क क्वेश्चंस बोर्ड में क्या आया? न्यूज़पेपर एंड जर्नलिज्म से सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आया, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेडलाइंस। अच्छा, हेडलाइंस के टाइप्स ऑफ हेडलाइंस कौन से? वैसे ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें डाल दिया तो पढ़ लो। स्ट्रेट न्यूज हेडलाइन, क्वेश्चन हेडलाइन, कमांड हेडलाइन एंड फीचर हेडलाइन। ये बेसिकली यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 5 इंटरनेट से लिया गया है, समझ गए? लेकिन फिर भी आप इसको पॉज करके याद कर लेना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉडकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट? पॉडकास्ट तो सब जानते हैं आजकल, और ब्रॉडकास्ट क्या हुआ? पॉडकास्ट मतलब जो पहले से रिकॉर्ड किया गया ऑन डिमांड कंटेंट है, मतलब कंटेंट की बड़ी डिमांड हो रही है। और ब्रॉडकास्ट क्या है? लाइव या स्केड्यूल ट्रांसमिशन है वाया रेडियो और टीवी। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाई लाइन? ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपरों में, बाई लाइन। और ये एक स्टूडेंट ने लाइव स्ट्रीम मुझसे पूछा भी था कि बाई लाइन का मतलब क्या होता है। बाई लाइन इज द नेम ऑफ द ऑथर अपियरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। जब कोई आर्टिकल शुरू होता है ना, तो सबसे पहले जो उसका नाम लिखा होता है ऑथर का, उसको बोलते हैं बाई लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, व्हाट इज द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंसर बोर्ड? ये सेंसर बोर्ड का काम बता दो। सेंसर बोर्ड क्या करता है? फिल्म को सर्टिफाई करता है। UAUA, यूनिवर्सल है फिल्म, एडल्ट है फिल्म, यूनिवर्सल और एडल्ट दोनों है फिल्म। तो ये सर्टिफिकेशन देने वाला कौन? सेंसर बोर्ड। और रेगुलेट करने वाला कौन? सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड इंश्योर करता है कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब ओबे कर रहा है रूल्स को। किसके रूल्स? लीगल रूल्स को, जो हमारे देश के हैं, मॉरल गाइडलाइंस को, राइट। नेक्स्ट है विच टेक्नोलॉजीज कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स डेवलपिंग द एज ऑफ इन्फॉर्मेशन? कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जिससे कि एज ऑफ इन्फॉर्मेशन डेवलप हुई है? कंप्यूटर्स, इंटरनेट, मोबाइल, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है हाउ कैन टेक्नोलॉजी हेल्प इन द एड मेकिंग प्रोसेस? ये भी पूछा गया था। टेक्नोलॉजी से एड मेकिंग प्रोसेस कैसे हेल्प करता है? टेक्नोलॉजी डिजिटल ग्राफिक्स में हेल्प करता है, सोशल मीडिया टारगेटिंग में हेल्प करता है, AI बेस्ड तुम्हें ऑटोमेशन करना, हर चीज तुम्हें ऑटो पायलट मोड पे करनी है वो करेगा, और ऑडियंस को भी एनालाइज करेगा, तुम्हारी टारगेट ऑडियंस TA। नेक्स्ट है व्हाट आर स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेजेस? ये सवाल है यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 से। स्टैटिक वेब पेजेस आया था पेपर में, फिक्स्ड कंटेंट होता है, चेंज नहीं होता डायनेमिकली। और डायनेमिक वेब पेज क्या होता है? जिसमें कंटेंट चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन यूजर इंटरैक्शन और डेटाबेस इनपुट। जरा मुझे कमेंट्स में बता दो कि स्टैटिक वेब पेज के एग्जांपल 2 और डायनेमिक वेब पेज के एग्जांपल 2। जरा देखूं मैं कि तुमने एग्जांपल याद किया है कि नहीं इंटरनेट वाले वीडियो से। 3 नंबर के क्वेश्चन में देखो रेडियो एंड ब्रॉडकास्टिंग में क्या आएगा। रेडियो स्क्रिप्ट में टिप्स मेंशन करो कि कैसे लिखना है। सबसे पहला टिप है राइट फॉर द ईयर नॉट फॉर द रीडिंग, यूज सिंपल क्लियर लैंग्वेज एंड अवॉइड जार्गन्स, स्पीक द वर्ड्स एज यू राइट देम फॉर नेचुरल फ्लो एंड रिपीट द की इन्फॉर्मेशन टू एंश्योर क्लैरिटी फॉर लिसनर्स। डिफरेंशिएट बिटवीन रेडियो प्लेज एंड रेडियो टॉक्स में ऑलरेडी करा चुकी हूं, ये भी आप पॉज करके देख सकते हैं, रेडियो प्लेज एंड रेडियो टॉक्स। नेक्स्ट इज फिल्म अडेप्टेशन। अडेप्टेशन मुझे बहुत फेवरेट लगता है क्योंकि अडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अडेप्टेशन का मतलब होता है जब तुम एक लिटरेरी वर्क को ट्रांसफॉर्म कर देते हो फिल्म के अंदर। एग्जाम्पल है हैरी पॉटर सीरीज। इन ड्रामेटिक प्रोडक्शन ऑफ फिक्शन व्हाट रोल इज प्लेड बाय कंटिन्यूटी असिस्टेंट? ये पूछा गया था। ड्रामेटिक प्रोडक्शन ऑफ फिक्शन में कंटिन्यूटी असिस्टेंट क्या काम करता है? कंटिन्यूटी असिस्टेंट जो होता है ना, वो इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी इन सीन्स, कैरेक्टर अपीयरेंस में कंसिस्टेंसी हो, मतलब एक फ्लो में चले, और प्रॉप्स में कंसिस्टेंसी हो थ्रू आउट द प्रोडक्शन। अब आगे देखो, इलैबोरेट ऑन द फंक्शंस ऑफ द एडिटोरियल डिपार्टमेंट ऑफ अ न्यूज़पेपर। ये 4 नंबर के क्वेश्चन में आया हुआ था। न्यूज गैदरिंग एंड एडिटिंग पहला पॉइंट, पेज लेआउट एंड डिजाइन दूसरा पॉइंट, फैक्ट चेकिंग एंड वेरिफिकेशन तीसरा पॉइंट, और ओपिनियन एंड एनालिसिस चौथा पॉइंट। इसका मतलब जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट होता है ना, वो न्यूज़ को कलेक्ट करेगा, रिफाइन करेगा, हेडलाइंस को स्ट्रक्चर करेगा, कंटेंट की क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करेगा, और एडिटोरियल व्यू पॉइंट्स को पब्लिश करेगा, इन डेप्थ फीचर्स को लेके आएगा। 19th क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द क्रिएटिव टीम ऑफ अ न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ लिया कि न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिव टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। क्रिएटिव टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंटेंट को बनाना, एड को डिजाइन करना, फोटोग्राफी, इलस्ट्रेशंस करना, ग्राफिक लेआउट डिजाइन करना, पेज लेआउट डिजाइन करना। ये सारे काम किसके हैं? क्रिएटिव टीम के ही तो हैं। क्वेश्चन नंबर 20, Why is an accurate and complete budget required for making audio visual content? वाह, क्या सवाल है बोर्ड एग्जाम वाला। Why is an accurate and complete budget? क्यों एक accurate और complete budget चाहिए होता है ऑडियो विजुअल कंटेंट बनाने के लिए? So that we can prevent the financial mismanagement and we can avoid overspending. Second, we can ensure proper resource allocation for production needs. Third, we can cover unexpected costs through contingency planning. And fourth, we can improve the production quality by investing in better equipment. अब आप बोलोगे मैम रीड करके बता रहे हो, तो इसमें समझा देती हूँ।
फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को प्रिवेंट करता है, रोकता है ताकि ज़्यादा खर्चा ना हो जाए। रिसोर्स एलोकेशन को एंश्योर करता है ताकि प्रोडक्शन की सारी नीड मीट हो जाए। अनएक्सपेक्टेड जो कंटिजेंसी वाली कॉस्ट होती हैं उसको कवर करने में हेल्प करता है और प्रोडक्शन क्वालिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि तुम अच्छे इक्विपमेंट लगाओगे डेफिनेटली तुम्हारी क्वालिटी बेटर हो जाएगी। अच्छे एक्टर लेके आओगे तुम्हारी क्वालिटी बेटर हो जाएगी। अच्छा पोस्ट प्रोडक्शन होगा, एडिटर तुम्हारे पास टॉप क्लास होंगे, डेफिनेटली तुम्हारी प्रोडक्शन क्वालिटी एनहांस हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अब फाइनल टिप, बोनस टिप। आज है 2 मार्च और मैं तुमको बेस्ट विशेस देती हूँ तुम्हारे मास मीडिया एग्जाम के लिए 7 मार्च के लिए। और मेरी तरफ से एक बोनस टिप ये है कि सेल्फ बिलीव तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम आज अपने पे विश्वास करते हो और तुम आज ही बुक खोल के पढ़ना बैठ जाते हो तो आई एम श्योर यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। मुझे पता है कि ये सब आप जो है आसानी से सीख सकते हो। अपने ऊपर आपको बस भरोसा करना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। एवरीथिंग इज ईजी, एवरीथिंग इज स्मूथ। बस all it is required is कि you just pick up the pen and paper, you just pick up the book and you will get this done. अपने ऊपर विश्वास रखो, मुझे तुम्हारे ब्रेन पे विश्वास है। That's all I would like to say for your mass media exam. Thank you so much for investing your time with Skill Veda. This is the ultimate channel for acing skill exams. Please like, share and subscribe Skill Veda.